हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेप केम टॉप। तो लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो बात की थी अबाउट फॉर्मूला यूनिट मास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मूल कॉन्सेप्ट। मूल क्या होता है? तो बेसिकली मूल वर्ड आपने कई बार सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर कि हमने किसी कंपाउंड का 1 मोल लिया है। तो मूल की अगर मैं एक डेफिनेशन बोलूँ तो वो हो सकती है ग्राम एटॉमिक मास, या फिर आप इसको बोल सकते हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस के लिए। मतलब अगर आप एटम ले रहे हो तो इसको मैं लिख देती हूँ। अगर आप एटम ले रहे हो तो एटम के केस में एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम में लेते हो, या मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो मॉलिक्यूल के मास को आप ग्राम में ले रहे हो, तो उसका क्या बन जाता है? 1 मोल बन जाता है। इसलिए मोल की जगह आजकल टर्म यूज़ किया जाता है 1 ग्राम एटम ऑफ, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोला जा रहा है 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो दे आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली इसको मैं पहले और थोड़ा इस ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को थोड़ा सा डिटेल में और एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी एटम, मैंने कार्बन ले लिया, तो कार्बन का मास मुझे पता है, हमने पिछली बार पढ़ा था कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 यूनिफाइड मास। अगर मैं इसको ग्राम में ले लूँ, दैट इज़ 12 ग्राम, तो ये क्या बन गया? कार्बन का 1 मोल बन गया। तो मोल बेसिकली एक यूनिट है। ये यूनिट है एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को मेज़र करने की। तो मोल के थ्रू बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यूनिट, ये एक यूनिट का वर्क करती है टू मेज़र एटम्स या मॉलिक्यूल्स। क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि वो इतने छोटे होते हैं कि हम हर एक एटम का वेट तो नहीं लेंगे, तो हम एक सर्टेन अमाउंट ले लेते हैं 1 मोल। जैसे अगर मैं बात करूँ बनाना की, बनाना को वे करने के लिए क्या यूज़ की जाती है? डज़न। हम क्या बोलते हैं? 1 डज़न बनाना दे दो। तो सिमिलरली डज़न एक यूनिट हो गई जिसमें क्या कर रहे हैं? बनाना को वे कर रहे हैं। सिमिलरली एटम्स और मॉलिक्यूल्स को वे करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो हम करते हैं मोल। तो मोल एक क्वांटिटी हो जाती है जिसको कि हम देख सकते हैं नेक्ड आई से भी, प्लस ये आपकी ईजिली मेज़रेबल है। इसके लिए यहाँ पे मोल यूनिट यूज़ की गई है। तो किसी भी एटम को उसका जितना एटॉमिक मास है, या किसी भी मॉलिक्यूल को उसका जितना मॉलिक्यूलर मास है, उसका अगर आप उतना ही ग्राम लेते हो तो वो उसका 1 मोल बन जाता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, मान लो मैं एक वाटर के मॉलिक्यूल की बात करूँ तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन है, तो ये हो गया इतना 18 ग्राम। अगर मैं 18 ग्राम H2O ले रही हूँ, दैट मीन्स मैं ले रही हूँ 1 मोल ऑफ H2O। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन का हमारा वे कितना, मास कितना होता है? एटॉमिक मास दैट इज़ 1 यूनिफाइड मास। अगर मैं उसको 1 ग्राम लेती हूँ तो वो क्या बन गया? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे डिफरेंस समझना बेटा, ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का बना है, ठीक है। लेकिन इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट H2, तो H2 एक मॉलिक्यूल है, इसका मास कितना है मॉलिक्यूल का? 2 यूनिफाइड मास। तो अगर मैं 2 ग्राम H2 ले रही हूँ, दैट मीन्स ये क्या बन गया है? 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, जिसके अंदर 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। क्लियर है? तो मोल की एक और डेफिनेशन दी गई है, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी एज पार्टिकल्स और एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। तो अब इस डेफिनेशन को अगर हम तोड़ करके समझने की कोशिश करें, यहाँ पे इसको रब कर देती हूँ, तो वो एक टर्म आपको हमेशा याद रखनी है, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज 1 मोल। इसकी एक और डेफिनेशन है, वो क्या है कि जितनी 12 ग्राम C12 ग्राम में हमारे, ऑब्वियसली बात है अगर हम कार्बन 12 ले रहे हैं, कार्बन 12 का मास 12 होता है, तो कितना बन गया? 1 मोल बन गया। उसके अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं या जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वही उसका क्या कहलाता है? 1 मोल कहलाता है। 1 मोल में बेटा एक स्पेसिफिक क्वांटिटी प्रेजेंट होती है एटम्स की। आप किसी का भी 1 मोल ले लो, उसके अंदर हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़ प्रेजेंट होंगी ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ 1 ग्राम हाइड्रोजन की, तो ये बन गया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? हाइड्रोजन के इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली अगर मैं बात कर रही हूँ H2 की, 2 ग्राम H2, तो ये बन गया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर इतने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे।
सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 18 ग्राम H2O, वो बन गया 1 मोल ऑफ H2O, वाटर का 1 मोल। इस 1 मोल ऑफ H2O के अंदर इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ये फिक्स क्वांटिटी है, इतने ही एक 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इस क्वांटिटी को हमने टर्म दिया एवोगैड्रो कांस्टेंट, या एवोगैड्रो के ऑनर में इसको टर्म दिया गया है, क्योंकि एवोगैड्रो ने ये बात बोली थी कि जो आपने एवोगैड्रो लॉ में पढ़ा था कि अगर आप प्रेशर सेम रख रहे हो तो जो वॉल्यूम होगा वो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा, जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो मॉलिक्यूल्स का जो रेशो रहता है वो सिंपल रेशो रहता है। तो यही बात समझाना चाह रहे थे कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट लेते हो तो उसके अंदर सर्टेन नंबर प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के। नेक्स्ट बात करते हैं मोलर मास की, कि मोलर मास क्या होता है। तो मोलर मास को हम बोलते हैं जो अब ये सिंपल सी बात है, मोल्स का मास है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड एज मोलर मास। जैसे कि हमने निकाला अभी H2O का, अगर आपसे मॉलिकुलर मास कोई पूछेगा, यहाँ पे ये डिफरेंस हमेशा याद रखना, इफ़ समवन इज आस्किंग यू अबाउट मॉलिकुलर मास, तो आपको हमेशा रिप्रेजेंट करना है उसको यूनिफाइड मास के टर्म में। और अगर कोई आपको बोल रहा है मोलर मास, एक मोल का मास, क्योंकि मोल को हम किस में लेते हैं, ग्राम में, तो आपको हमेशा उसकी यूनिट रिप्रेजेंट करनी है ग्राम। तो H2O का मॉलिकुलर मास तो हो गया 18 यूनिफाइड मास, H2O का मोलर मास, एक मोल का मास हो गया 18 ग्राम। अब मोल्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स कैसे निकालते हैं वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। मोल्स को बेटा हमने यहाँ पे 2 टर्म में रिप्रेजेंट किया। क्या क्या टर्म यूज़ किए, एक तो हमने टर्म यूज़ किया मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए एंटिटीज़, विच इज़ एवोगैड्रो नंबर, और एक टर्म हमने यहाँ पे यूज़ किया मास, जो कि उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा ग्राम में। तो इन्हीं दोनों के बेसिस पे हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लूँ, हमने बोला 1 डजन बनाना, ठीक है, तो दैट मीन्स कितना हो गया, उसके अंदर कितने आते हैं 12, ये क्या है एंटिटीज़, 12 ही तो आते हैं बनाना उसके अंदर, एक डजन के अंदर, ठीक है। सिमिलरली अगर इनका वे किया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अगर उनके अंदर जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल 100 ग्राम का वे है उनके अंदर, ठीक है, अगर हमने मेज़र किया तो 100 ग्राम है उनके अंदर, तो ये क्या बता रहा है, ये मास है और ये एंटिटी है। इसी के बेसिस पे मैं पता कर सकती हूँ चीज़ें कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को चाहिए 6 बनानास, तो मैं क्या करूँ, 6 को 12 से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना हो गया, हाफ डज़न। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे इसको मैं रब करती हूँ ताकि समझ आ जाए। ये देखो, जैसे यहाँ पे अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मोल निकालने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 2 तरीके के फॉर्मूले यूज़ करते हैं हम मोल्स का। वैसे एक बेसिक जो फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ है वो दैट इज़ गिवन बाय स्टैंडर्ड। गिवन बाय स्टैंडर्ड का मतलब हो गया गिवन मास, अगर मास की बात कर रहे हो तो गिवन मास बाय स्टैंडर्ड हो जाएगा उस केस में उसका मोलर मास। सिमिलरली अगर पार्टिकल्स की बात कर रहे हो तो गिवन पार्टिकल्स का मतलब हो गया एटम्स या मॉलिक्यूल्स, एटम्स के केस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के केस में मॉलिक्यूल्स, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो मोल्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से करते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ स्मॉल n। मास हमारे जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है स्मॉल m से, और मोलर मास रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से। सिमिलरली पार्टिकल या एंटिटीज़ रिप्रेजेंट की जाती हैं कैपिटल N से, एवोगैड्रो नंबर को हम करते हैं Na से, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन निकालते हैं। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। इस पर एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे पूछा जाए आपको मोल्स निकालने हैं, आपको दे दिया 44 ग्राम CO2 में कितने मोल्स हैं, तो आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पे मास दिख रहा है, मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो। मोलर मास कितना आएगा CO2 का, एक कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन है, 2 × 16 दैट इज़ 12 + 32 कितना हो गया 44। तो 44 को मोलर मास 44 से डिवाइड किया, कितना आया 1 मोल। तो गिवन मास बाय मोलर मास से हमने क्या निकाल लिए, मोल्स निकाल लिए। अगर आपको मोल्स दिए हुए हैं और आपसे मास पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, अगर मोल्स दिए हैं फॉर एग्जांपल 2 मोल्स ऑफ H2O गिवन है,
आपसे पूछ रहा है इनके अंदर कितना मास होगा, तो आपको क्या करना है, 2 इंटू H2O का मोलर मास, यहाँ से इसको मोल्स में इंटू कर दो, उसका मास पता चल जाएगा। H2O का मोलर मास कितना होता है 18, तो टोटल कितना हो गया 36 ग्राम ऑफ H2O। अगर आपसे कोई पूछ रहा है इसी वे में ही कि 36 ग्राम H2O में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे H2O के, तो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले क्या करो, H2O का मोलर मास निकालो। H2O का मोलर मास में पता कितना हो गया 18, 2 + 16, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का 16, तो इसको डिवाइड कर दो 18 से, तो हमें क्या पता चल जाएगा, मोल्स। हमें पता चल गए 2 मोल्स हो गए, क्योंकि एक मोल में एंटिटी कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23, तो 2 मोल में कितनी हो गई, 2 का इंटू कर दो, दैट इज़ 12.044 इंटू 10⁻23, तो 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के। अब अगर यहाँ पे किसी ने पूछ लिया आपसे इसमें एटम्स कितने होंगे, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बेटा समझना, ध्यान देना इस पर, कि हमने बात की 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं H2O के 2 मोल में, ठीक है। तो H2O के एक मॉलिक्यूल के पास में कितने एटम है, एक मॉलिक्यूल जो है H2O का उसमें 2 हाइड्रोजन के प्लस 1 ऑक्सीजन का, टोटल 3 एटम है। तो अगर इतने मॉलिक्यूल हैं तो इनमें एटम कितने होंगे, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो इतने में क्या हो जाएगा इंटू 3, तो 3 का इंटू कर दो, वो आपके क्या बन जाएंगे एटम्स। क्लियर है। अगर कोई सिंपल ऑक्सीजन के पूछता है तो ऑक्सीजन के 1 का इंटू कर दो, हाइड्रोजन के पूछता है तो 2 का इंटू कर दो, और अगर ओवरऑल पूछता है तो 3 का इंटू कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दैट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है, परसेंटेज कंपोजिशन बेसिकली क्या बता रही होती है कि अगर मान लो मेरा एक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी तक वाटर का एग्जांपल ले रही हूँ, तो उसी का एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। H2 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कितना परसेंट में हाइड्रोजन अवेलेबल है और कितना परसेंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है। या एक और एग्जांपल ले सकते हो आप डिफरेंट इससे, फॉर एग्जांपल अगर आप CO2 लेते हो, दोनों की ही केस में देख लेते हैं। H2O के केस में अगर मैं बात करूं तो कैसे निकालते हैं, मास परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमें मास परसेंटेज जिसकी भी निकालनी है, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास कितना है डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास कितना है कंपाउंड का इंटू 100। तो अगर मैं हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालना चाह रही हूँ तो मेरे पास 2 आइडेंटिटीज़ हैं हाइड्रोजन की, तो टोटल मास कितना हो गया हाइड्रोजन का 2 डिवाइडेड बाय H2O का टोटल मास कितना होता है 18 इंटू 100, तो 2/18 इंटू 100, तो ये ऑलमोस्ट 11.11 समथिंग आता है परसेंटेज, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन की भी परसेंटेज निकाल सकते हो, वो कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन का मास 16 डिवाइडेड बाय टोटल मास 18 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये ऑलमोस्ट 88.88 समथिंग परसेंटेज आ जाती है। तो हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलकर के वाटर बना रहे होंगे तो हाइड्रोजन 11.11 परसेंटेज में होगी और ऑक्सीजन हमारी 88.88 परसेंटेज में होगी। सिमिलरली आप CO2 के लिए निकाल सकते हो। CO2 के केस में क्या होगा, कार्बन की परसेंटेज कितनी है, कार्बन का एक एलिमेंट एक एटम है, तो 12 डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास कितना होता है 44 CO2 का इंटू 100, इसको कैलकुलेट कर लो, उतनी परसेंटेज आपकी कार्बन की आ जाएगी। ऑक्सीजन के केस में यहाँ 2 ऑक्सीजन की एंटिटीज़ हैं, तो 2 इंटू 16 बाय 44 इंटू 100, तो ये आपकी जो परसेंटेज आ जाएगी वो ऑक्सीजन की आ जाएगी। तो इस तरीके से हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। ये ज़रूरी होता है निकालना कि हमें पता हो कि एग्जैक्टली कितने परसेंटेज में हमारा एक एटम या एलिमेंट प्रेजेंट है। ये आगे हेल्प करता है एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने में भी। इसके कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो हम अभी आगे इसमें देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं अबाउट एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एक तो हो गया अभी तक आपने सुना था मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बता रहा होता है कि एग्जैक्ट कितने आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं एक एलिमेंट में, राइट। एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं जो कि मिलकर के एक मॉलिक्यूल को बना रहे हैं।
और वो किस रेशो में प्रेजेंट है, वो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं CO2 की बात करूँ तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि कितने कार्बन और कितने ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। और अगर इनके मास की बात करूँ तो ये 12:32, तो ये हो गया आपका 3:8 का रेशो, इस रेशो में ये प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताता है वेरियस एटम्स का जो कि एक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करूं H2O2 क्या बता रहा है यहाँ पे कि H2O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कि 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, राइट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालूं तो वो बन गया HO, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशो क्या हो गया HO। तो ये क्या बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बता रहा होता है इसका, ठीक है। इसका हम और इसको कितना सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, वो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा देती हूँ। जैसे आपको दे दिया एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज दी हुई है 11.11%, ऑक्सीजन की परसेंट दी हुई है 88.88%, ठीक है। आपको बोला इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, तो किस तरीके से निकालेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली आप पहले इस परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करो। परसेंट का मतलब क्या हो गया, इन 100, तो इसी को 100 ग्राम में ले लो। 100 ग्राम में हाइड्रोजन कितनी है, 11.11 ग्राम हाइड्रोजन है। अगर मैं 100 ग्राम कंपाउंड लूँ, जो ये सर्टेन कंपाउंड है, उसमें 11.11 ग्राम हाइड्रोजन है और 88.88 ग्राम ऑक्सीजन है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है मोल्स में, ठीक है। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, सिंपल सी बात है, ये मास दे रखा है, मोल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, मोलर मास से डिवाइड कर देना है। तो मोलर मास से इसको डिवाइड कर लो। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा 11.11 हाइड्रोजन के लिए। ऑक्सीजन के केस में मोल्स कितने हो जाएंगे, जिसके मोल्स हो गए। ऑक्सीजन के केस में कितने हो जाएंगे 88.88/16, तो ये ऑलमोस्ट 5.55 आ जाएगा। तो ये हो गए ऑक्सीजन के केस में मोल्स, ठीक है। अब मोल्स निकालने के बाद में बेटा याद रखना ये स्टेप, सबसे पहले हमने क्या किया, इनको ग्राम में कन्वर्ट किया, ग्राम में कन्वर्ट करके मोल्स निकाल ले। फिर हम मोल्स का एक रेशो निकाल लेते हैं कि मोल्स कितने रेशो में प्रेजेंट हैं। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसके सबसे कम मोल्स होते हैं उससे बाकियों के मोल्स को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे सबसे लीस्ट मोल्स हैं ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के मोल्स से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मोल्स को डिवाइड करेंगे। तो मोल्स का रेशो क्या हो जाएगा 11.11/5.5, ये हो गया 2 और ये हो गया 5 फॉर हाइड्रोजन, और 5.55/5.55, तो ऑक्सीजन के लिए हो गया 1। तो हमें क्या पता चल गया, इसका हम इससे फॉर्मूला निकाल सकते हैं मोल्स के रेशो से कि हाइड्रोजन के 2 हैं तो H2 और ऑक्सीजन का 1 है तो O1। तो O1 लिखने की नीड नहीं है, तो H2O, ये आपका इसका क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर इसमें आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास, एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास आपका दे दिया है 18 ग्राम, तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे डिटरमाइन कर सकते हो। किस तरीके से, अभी तक आपको समझ में आ गया, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आया H2O विच इज़ ऑल्सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो आगे इसको करते हैं कि आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी आया H2O। अगर मान लो मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है आपको 18 ग्राम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका एम्पिरिकल मास निकाल लो। एम्पिरिकल मास, ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपने डिज़ाइन किया अभी जो निकल के आया, उससे आपने इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, दैट इज़ 18। मॉलिक्यूलर मास भी उतनी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया 1, तो 1 से इसमें टोटल इनटू कर दो, तो उससे आपका क्या निकल आता है, इससे आपका एक n फैक्टर ये जो निकल करके आया है उसको इनटू कर दो, तो उससे आपका क्या आ जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। इसको आप एक और एग्जांपल से यहाँ पे समझ सकते हो। अगर मान लो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ रहा है HO, ठीक है, और आपको जो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है
34। ठीक है, तो ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल कर के आया है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूले का एम्पिरिकल मास निकाल लो। इसका मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 दैट इज 17। तो इसको मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड कर दो, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास। तो ये आ गया 2, ये आपका आ गया n फैक्टर। इस n फैक्टर को इससे इंटू कर दो इस फॉर्मूले में। तो जब इंटू करोगे तो HO में 2 का इंटू कर रहे हो तो ये ओवरऑल बनेगा H2O2। तो इसका मास कैलकुलेट करोगे तो 34 ही आएगा। तो ये था आपका वो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन जिसको हम लेके चल रहे थे 11.11% ऑफ हाइड्रोजन एंड 88.88% ऑफ ऑक्सीजन, उस केस में एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम थे, दैट इज H2O। क्लियर है? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली ये आपका स्मॉल होल नंबर में रेशियो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशन। तो ये क्या है, स्टोइशियोमेट्री यहाँ पे क्या है, स्टोशियन ये 2 वर्ड से लिया गया है। एक तो स्टोशियन जिसका मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्रॉन जिसका मतलब होता है मेज़र। तो जिसमें आप एलिमेंट्स को बेसिकली मेज़र कर रहे हो, इनकी कैलकुलेशंस आप करोगे। तो स्टोशियोमेट्री जो डील करती है वो कैलकुलेशन से डील करती है मासेस की, कभी कभी वॉल्यूम्स की भी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। किसी की भी स्टोशियोमेट्री कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना होता है, एक बैलेंस रिएक्शन चाहिए होती है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, C+O2 गिव्स यू CO2, एक बेसिक सा एग्जांपल है। तो इसमें ये क्या बता रहा है आपको, आप मोल्स पढ़ ही चुके हो, पहले मैं मास के टर्म में लिख दूँ इसको। तो ये क्या है, 12 ग्राम, यहाँ पे कितना है 32 ग्राम, और यहाँ पे कितना है 44 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। यहाँ पे क्या है, 12 ग्राम कार्बन का मतलब कितना हो गया, 1 मोल ऑफ कार्बन। ये कितना हो गया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और ये कितना हो गया, 1 मोल CO2। ठीक है, तो ये आपको क्या बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं मॉलिक्यूल्स के वे में बात करूं तो इसका एक मॉलिक्यूल बन रहा है जो कि इसके एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके CO2 का एक मॉलिक्यूल बना रहा है। तो आपने अभी तक 3 टर्म्स में इसको देख लिया, मास के टर्म में, मोल के टर्म में, और मॉलिक्यूल्स के टर्म में। वॉल्यूम के टर्म में बात तब की जाती है जहाँ पे गैसेस इन्वॉल्व होती हैं कम्प्लीटली। तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर आप 12 ग्राम कार्बन ले रहे हो, वो 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो वो 44 ग्राम CO2 बनाएगा। अगर आप 1 मोल ले रहे हो सिमिलरली, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से वो रिएक्ट करता है, तो 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा। सिमिलरली 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनाएगा। इसको थोड़ा और वॉल्यूम के टर्म में भी समझने के लिए यहाँ पे मैं गैसेस का एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मीथेन गैस हमारी बर्न हो रही है, तो ये आपकी दे रही है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट और लाइट। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है पहले। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई बैलेंस। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको हमेशा उसके मोल्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, मास के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है। तो हमेशा स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन आप जितनी भी करोगे उसमें सबसे पहला काम है आपका इक्वेशन को बैलेंस करना। तो आपको इक्वेशन की बैलेंसिंग आनी चाहिए। और अगर आपको नहीं आती है अभी इक्वेशन की बैलेंसिंग, तो मैंने एक बैलेंसिंग की वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अब ये जब इक्वेशन बैलेंस हो गई तो अब आप इसका रिलेशन देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ मास, मोल्स और मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मास के टर्म्स में, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में और मोल्स के टर्म्स में। ये सारी गैसेस हैं, तो गैसेस के टर्म्स में आप इनका वॉल्यूम भी लिख सकते हो, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो मास अगर मैं बात करूँ, CH4 12 + 4 हाइड्रोजन 17 यहाँ पे आपका 16 ग्राम आपका मीथेन रिएक्ट कर रहा है 64 ग्राम ऑक्सीजन से, और बना रहा है 44 ग्राम CO2, और यहाँ पे 36 ग्राम H2O। ठीक है,
तो मॉलिक्यूल्स के टर्म में बात करें तो एक मॉलिक्यूल इसके दो मॉलिक्यूल, ये जो नंबर लिखा होता है ये मोल्स या मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये हमेशा याद रखना हो, ये नंबर आपको हमेशा आगे लिखना है। ये जो नंबर्स हम यहाँ पे लिखते हैं इनको हम बोलते हैं स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। यही वो कोफिशिएंट्स होते हैं जो कि बेसिकली हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम कितने मोल्स यूज़ कर रहे हैं। तो वन मॉलिक्यूल आपका रिएक्ट कर रहा है विद, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और मैं मॉलिक्यूल को स्मॉल m से भी यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ। ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O से। सिमिलरली 1 मोल CH4 रिएक्ट कर रहा है आपका 2 मोल्स ऑफ O2 से, और 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रही है उससे, और 2 मोल प्रोड्यूस हो रही है वाटर H2O। इतना क्लियर है? तो वॉल्यूम के टर्म में अगर हम बात करें तो किसी भी, अगर आप गैस की बात करो, उसका जो एक मोल होता है वो NTP पे 22.7 लीटर होता है। तो 22.7 लीटर मीथेन रिएक्ट कर रही है 2 × 22.7 लीटर ऑक्सीजन के साथ में, प्रोड्यूस कर रही है 22.7 लीटर CO2 और 2 × 22.7 लीटर H2O गैसेस। ठीक है, हमेशा याद रखना वॉल्यूम टर्म यूज़ की जाएगी ओनली इन टर्म्स ऑफ गैसेस। आप सॉलिड के लिए या लिक्विड के लिए इस वॉल्यूम टर्म का यूज़ नहीं करोगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिल रही है। इसके क्या बेनिफिट हैं? इसके बेनिफिट तब आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ हमें ये रेशो से पता चल गया है एग्जैक्टली कितने मोल्स यूज़ हो रहे हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि मैंने CH4 के 0.5 मोल्स लिए हैं और O2 के मेरे पास में 1 मोल है, तो मेरे पास में कितनी CO2 प्रोड्यूस होगी मुझे ये पता करना है। तो आप क्या करो, सिंपली इक्वेशन बैलेंस करो। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको यहाँ पे ये देखो ये पता है कि जब 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से तो 1 मोल बनता है। हमारे पास कितना है 0.5, 1 डिवाइडेड बाय 0.5। हमने ऑलमोस्ट इसको क्या किया है, हाफ कर दिया हर चीज़ को। तो आप इसका भी मोल हाफ कर दो, तो इसके 2 मोल यूज़ हो रहे थे, इसका 1 हो रहा है। तो इसके भी जो मोल्स प्रोड्यूस हो रहे थे रिएक्शन में, इसको मैं यहाँ पे और अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो रिएक्शन हमने ली थी मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ। यहाँ पे आपकी बन गया CO2 + 2H2O। तो हमें पता है स्टीशियोमेट्री के अकॉर्डिंग इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, इसका 1 मोल और इसके 2 मोल बना रहे हैं, राइट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें यही बता रही है। अब हमें जो गिवन है वो ये गिवन है इसके 0.5 मोल, इसका 1 मोल, तो इसके मोल्स पूछें कितने होंगे। तो जब इसका 1 मोल और इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे थे तो इसका 1 बन रहा था। तो सिमिलरली जब हमने इसका क्या किया है 1/0.5, या अगर इसको देखें तो 0.5 इसका क्या है, जस्ट हाफ है 1 का, 2 का हाफ 1 है, तो इसके भी हाफ मोल प्रोड्यूस होंगे। दैट मीन्स इसके भी कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे 0.5। इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, जब इसका 1 मोल था तो इसके 1 बन रहे थे, तो जब इसका 0.5 है तो इसके भी 0.5 बनेंगे। या जब इसका 2 था तो इसके 1 बन रहे थे, तो जब इसका 1 है तो इसके हाफ मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो आपको पूरी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं पड़ेगी, आप स्टीशियोमेट्री के थ्रू, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन बता सकते हो। सिमिलरली आप इसका मास बता सकते हो कि जब अगर मान लीजिए यहाँ पे पहले 16 ग्राम यूज़ हो रहा था, अगर मैंने 8 ग्राम लिया तो इसका कितना बनेगा, इसका पहले 44 ग्राम बन रहा था तो अब कितना बनेगा 22 ग्राम। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इसके थ्रू स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के थ्रू दे पाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट एक, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट होता है वैसे एक और टर्म होती है एक्सेस रिएजेंट। उसको मैंने यहाँ पे लिया नहीं है, मैंने सोचा उसे यहीं पे साथ में बता दूंगी। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिट कर रहा हो जो रिएक्शन को, दैट मीन्स वो रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन में लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है, सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक बेसिक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये रिएक्शन ली वाटर के फॉर्मेशन की, ठीक है, ये यहाँ पे गैसेस थी, इसने यहाँ पे लिक्विड फॉर्मेशन में H2O बना दिया। तो यहाँ पे मेरा इसका 2 मोल यूज़ हो रहा है हाइड्रोजन का, इसका 1 मोल यूज़ हो रहा है, और ये दोनों मिलकर के 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास में फॉर एग्जांपल इसके 4 मोल हैं
बट इसका एक ही मोल है और मुझसे पूछा कि वाटर कितना बनेगा। तो हमेशा आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको एग्जैक्ट रेशो मिलना चाहिए। जैसे जब इनका जो रेशो था, हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन रेशो H2, ये किस रेशो में, 2:1:2 के रेशो में। यही रेशो हमेशा फॉलो होगा, उतना ही अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा। एक सिंपल सी चीज़ है, एक बेसिक सा एग्जांपल जो मैं क्लास में भी समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको मिल्क शेक बनाना है तो अगर आपके पास मिल्क की क्वांटिटी ही इतनी है, भले ही आपके पास इतनी सारी शुगर हो और ये इतने सारे ड्राई फ्रूट्स हों, तो अगर मिल्क सिर्फ इतना है तो आपका मिल्क शेक भी सिर्फ इतना ही बनेगा। उसमें आप सारी शुगर और सारे ड्राई फ्रूट्स तो नहीं डालोगे, मिल्क के अकॉर्डिंग डालोगे। सिमिलरली आपका प्रोडक्ट कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि रिएक्शन में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है। रिएक्शन में अगर कहीं भी एक भी रिएक्टेंट कम अमाउंट में है तो पूरी की पूरी रिएक्शन उस एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। तो वो रिएक्टेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन का अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो 32 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके 36 ग्राम वाटर बना रही है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं 4 मोल हाइड्रोजन के, दैट मीन्स 8 ग्राम। ठीक है, लेकिन हमें ऑक्सीजन अभी भी 32 ग्राम ही दे रखी है, तो 32 तो सिर्फ 4 ही ग्राम से रिएक्ट करेगी ना। 1 मोल तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही मोल से रिएक्ट करेंगे, जो बाकी के 2 मोल हैं हाइड्रोजन के वो अनरिएक्टेड रहेंगे, ये बच जाएंगे मोल आपके। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है, उसका अमाउंट कम था तो पूरी रिएक्शन अब ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगी। ऑक्सीजन के जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे वो अपने अकॉर्डिंगली उसी रेशो में उतने ही हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो सिर्फ 2 ही मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे। तो आपको हमेशा ये रेशो पता होना चाहिए। अगर आपको 0.5 मोल ऑक्सीजन दिया है और यहाँ पे 4 मोल दिया है तो 1 मोल रिएक्ट कर रहा था 2 से, तो 0.5 किससे रिएक्ट करेगा, 1 से, तो बाकी 3 मोल अनरिएक्टेड बचेंगे। तो हाइड्रोजन ये वाटर कितना बनेगा, क्योंकि 1 मोल रिएक्ट करके 2 मोल बना रहा था तो अभी भी 2 ही मोल बनेगा अगर 1 मोल गिवन है तो, और अगर 0.5 गिवन है तो कितना बनेगा, 1 मोल ऑफ वाटर। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो लिमिटिंग रिएजेंट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। उसके अपोजिट होता है एक्सेस रिएजेंट, जो एक्सेस में प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे ये एक्सेस में प्रेजेंट है हाइड्रोजन, तो इसके 2 मोल्स जो हैं वो बच गए हैं, वो अनरिएक्टेड रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो कॉन्सेंट्रेशन होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या सॉल्यूट हमारा प्रेजेंट है। आप इसको डिफरेंट में लेते हो, या तो आप ले सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में या मास ऑफ सॉल्यूशन में। तो कितने अमाउंट ऑफ बेसिकली सॉल्यूट प्रेजेंट है आपका सॉल्यूशन में, उसको हम बोलते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन। ये डिफरेंट टर्म्स, यहाँ पे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करेंगे, जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी। तो बात करते हैं अबाउट मास परसेंट। तो मास परसेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मास परसेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपको ए का निकालना है तो मास परसेंट ऑफ ए विल बी मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। और पर सेंट की बात कर रहे हैं, सेंट का मतलब होता है 100, तो पर 100 के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 100। फॉर एग्जांपल अगर मैं H2O के लिए बात करूं तो हाइड्रोजन का अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो हाइड्रोजन कितनी है टोटल, 2 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 18 इंटू 100। तो आप इसको करोगे तो आ जाएगा 11.11%। सिमिलरली ऑक्सीजन की मास परसेंटेज निकाल सकते हो इसके थ्रू, 16/18 इंटू 100, so that will be 8.88%। तो इस तरीके से हम मास परसेंटेज निकालते हैं। मास परसेंटेज आपने देखा होगा बहुत सी मेडिसिन जो आप लेते हो उसके पीछे लिखा होता है कि इतने परसेंट, यहाँ पे लिखा होता है परसेंट वेट बाय वेट। तो वेट बाय वेट क्या बता रहा होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, इतना दिया हुआ है आपको। तो परसेंटेज वेट बाय वेट करके आपको बहुत सी मेडिसिन्स के पीछे उनके कंपोजिशन दिए होते हैं कि ये कंपाउंड पर्टिकुलरली इतनी परसेंटेज में इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट सिमिलरली आता है वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप बात करो वॉल्यूम परसेंटेज के लिए भी आप वही फॉर्मूला निकालते हो कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए अगर आपको लेना है तो टोटल वॉल्यूम कितना है ए का, डिवाइड
मतलब टोटल वॉल्यूम ए कितना प्रेजेंट है उसमें, और ओवरऑल कंपाउंड जो हमारा सॉल्यूशन है जो भी है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है इनटू 100। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है कि वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करो इथेनॉल की, इफ़ इथेनॉल इज़ 18 ml in H2O which is 100 ml, तो आप किस तरीके से कर सकते हो इसको? आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए इथेनॉल का टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 18 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 18 इंटू 100, तो वो आप कैलकुलेट करोगे वो वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगी। एक और टर्म यूज़ की जाती है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी यूज़ की जाती है कभी कभी, कि टोटल मास कितना है कितने वॉल्यूम में, तो इसको तो हम बोलते हैं परसेंटेज V बाई V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सिमिलरली आता है आपका एक और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, लिक्विड सॉलिड अगर आपका लिक्विड में डिज़ोल्व है उस केस में, तो क्या दिया होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है 18 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ वाटर, तो उसको कैसे निकालते हैं, कितना गिवन है 18 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 100 ml इंटू 100 करके, तो ये कितना हो जाएगा 18%। तो इस तरीके से हम निकालते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो ये सिंपल सा मोल्स का रेशो होता है, मोल्स रेशो, मोल फ्रैक्शन। तो एक कंपाउंड में जो मोल्स गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ मोल फ्रैक्शन, एक कंपाउंड है मेरा AB, तो उसमें मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है अगर A का, तो वो कितना हो जाएगा मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ कंपाउंड, मतलब मोल्स को हम N से डिनोट करते हैं, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स जितने भी उसमें प्रेजेंट है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारी मोलैरिटी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है ये। तो मोलैरिटी क्या होती है, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या कंपाउंड जो भी है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज़ नोन एज मोलैरिटी। इसको हम जो है कैपिटल M से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है NaOH की, ठीक है, जिसको हम प्रिपेयर करने के लिए NaOH का 4 ग्राम ले रहे हैं और हम इसको 250 ml सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, सिंपल। तो गिवन मास बाय मोलर मास से आप इसको कर लो। यहाँ पे मैं मोलैरिटी लिख लेती हूँ, मोलैरिटी जो कि पूछी है, तो ये हो गया गिवन मास बाय मोलर मास, और अपॉन में क्या है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमें ml में दिया हुआ है तो ml ऑफ सॉल्यूशन बाय 1000 ताकि लीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो ये यहाँ पे इंटू हो जाएगा और ये यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो क्या बन गया गिवन मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, राइट। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, गिवन मास कितना दिया हुआ है आपका 4 ग्राम, NaOH का मोलर मास कितना होता है 23 + 16 + 1 40, तो 4/40 इंटू 1000 इंटू 250, इसको आप कट करोगे ये हो गया, तो जब आप इसको कर रहे हो तो ये कितना आ गया 0.4 मोलर। समझ में आया। आप इसका एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जो कि एक शॉर्ट ट्रिक टाइप भी है, मतलब इतना बड़ा फॉर्मूला आप इस तरीके से डिज़ाइन करो उससे बेटर है। सेम
क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं। NaOH आपको गिवन है 4 ग्राम और सॉल्यूशन आपको गिवन है 250 ml। मोलरिटी पूछी है सॉल्यूशन की, तो आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो W = mmV/1000। M यहाँ पे है मोलरिटी, दूसरा M है आपका मोलर मास कंपाउंड का, V है सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में। तो ये आपका हमेशा काम कर जाएगा। W = mmV/1000। W हमारा 4 ग्राम गिवन मास। मोलरिटी हमसे पूछी है, मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज़ 40। 250/1000 उस सेम वे है कैलकुलेट करने का, तो M विल बी 4/10 विच इज़ 0.4 मोलर। क्लियर है? तो मोलरिटी इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी को हमेशा कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, दैट इज़ मोलैलिटी। मोलैलिटी आपकी होती है स्मॉल m से डिनोट करते हैं हम इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे वर्ड याद रखना, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सॉल्वेंट यूज़ किया है, या मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg बोल सकते हो आप। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं, तो इस तरीके से स्मॉल m से हम इसको डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? मोलैलिटी निकाल सकते हैं। आप मोलैरिटी से भी मोलैलिटी निकाल सकते हो, उसके लिए आपको डेंसिटी की रिक्वायरमेंट रहती है। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलैरिटी अगर गिवन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से बच्चे पूछते हैं मोलैरिटी से मोलैलिटी कैसे निकालनी है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। NCERT का ही बेसिक सा एग्जांपल है कि डेंसिटी गिवन है आपकी 3 मोलर सॉल्यूशन की NaCl की, मोलैरिटी दे दिया आपको, ठीक है, और सॉल्यूशन है की डेंसिटी दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, तो आपको क्या क्या पता है? यहाँ पे आपको मोलैरिटी पता है, दैट इज़ 3 मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी क्या बताते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 3 मोल्स पर लीटर दे रखी है। मास कितना दिया हुआ है NaCl का? अगर मैं बात करूँ, 1 मोलर का मास कितना हो गया? 58.5। कैसे? इसका होता है 23 + 35.5। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे 58.5, और हमारे पास मोल्स कितने हैं? 3। तो 3 × 58.5 दैट इज़ 175.5 ग्राम। ठीक है, अब हमें यहाँ पे किसका चाहिए मास? हमें चाहिए यहाँ पे सॉल्वेंट का। तो अगर मैं बात करूँ, डेंसिटी हमें कितनी गिवन है? 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 1 ml में 1.25 ग्राम डिजॉल्व्ड है, तो 1000 लीटर में कितना होगा? 1.25 × 1000 दैट इज़ 1250 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो मास आ गया वो कितना आया? 1250 ग्राम। 1250 ग्राम मास है सॉल्यूशन का। हमें किसका मास चाहिए मोलैलिटी निकालने के लिए? हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। यही तो होता है इसकी डेफिनेशन कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स हमें ऑलरेडी पता है, 3 मोल्स डिजॉल्व हैं 1 लीटर में, तो मोल्स की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? मास सॉल्वेंट की। तो मास कैसे निकालें? हमें मास यहाँ से पता चल गया, ओवरऑल सॉल्यूशन का मास है, डेंसिटी से हमें मास पता चल गया 1250। तो मास अगर मैं बात करूँ H2O की, NaCl का मास इतना है और ओवरऑल मास इतना है, तो H2O का कितना हो जाएगा? 1250 - 175.5 विच इज़ इक्वल्स टू 1074.5 ग्राम। और हमने यहाँ पे किस में बात की थी? kg में। अगर आप इसको kg में कन्वर्ट करोगे बन जाएगा 1.0745 kg। तो अब हम सिंपल सा निकाल सकते हैं मोलैलिटी। हमें मास मिल गया सॉल्वेंट का किलोग्राम में, हमें मोल्स पता हैं, दैट इज़, तो यहाँ पे मोलैलिटी हो जाएगी 3/1.0745। तो ये हो गया हमारा 2.79 मोलल सॉल्यूशन। इस तरीके से अगर आपको डेंसिटी गिवन है तो आप मोलैरिटी से मोलैलिटी निकाल सकते हो। सिमिलरली एक और टर्म आता है नॉर्मेलिटी। इट इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स
पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। और एक ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका होता है सिमिलरली जैसे हम उसको निकालते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स इज गिवन मास, मास जितना होगा डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इज कैलकुलेटेड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो हम इसको ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमारा NaOH के केस में मॉलिक्यूलर मास होता है 40 और हमारा यहाँ से हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास, तो हमारा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है? ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए सिमिलरली हमें फिर से वही करना है कि हमारा गिवन मास कितना था क्वेश्चन में 4 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास 40, तो ये आ गया 0.1 इक्विवेलेंट्स। अब ये जो 0.1 इक्विवेलेंट्स है 250 ml में डिज़ोल्व हैं सॉल्यूशन के। हमें किस में कन्वर्ट करने हैं इनको? लीटर में। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 1000 से, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो बस ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख दो, 0.1 डिवाइडेड बाय 250 अपॉन 1000। तो ये यहाँ से ये यहाँ इंटू हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 इंटू 1000 अपॉन 250, तो ये आपका आ गया 0.4। तो 0.4 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन हमारे पास में ये है। क्लियर है इतना? अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन।